सो हेलो एवरीवन और वेलकम। हमारी आज की पावर बीआई की क्लास हम आज से शुरू कर रहे हैं और ये एक ऑनलाइन क्लास होगी और ये पूरी क्लास हम हिंदी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। सबसे पहले हम अब जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो ये होगा कि पावर बीआई क्या है, व्हाट इज पावर बीआई, और इसे हम अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हाउ कैन वी इंस्टॉल पावर बीआई। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं कि व्हाट इज पावर बीआई। पावर बीआई एक डेटा एनालिसिस का टूल है जिसको आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के डेटा सेट्स को कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेल, पावर बीआई मॉडल्स, डेटावर्स, एसक्यूएल सर्वर, टेक्स्ट या सीएसवी फाइल, वेब, या इवन अगर हम यहाँ पे क्लिक करते तो आप देखेंगे कि पावर बीआई के पास एक बंच ऑफ कनेक्टर्स हैं जिसमें दुनिया भर के जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं उन्हें कनेक्ट करने का ऑप्शन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के ये डेटाबेसेस है। जैसे कि आपको अगर गूगल एनालिटिक्स से डेटा कनेक्ट करना है, या मार्केटो एक प्लेटफॉर्म है, सेल्स फोर्स की रिपोर्ट्स को देखना है। सेल्स फोर्स जैसे बहुत फेमस सीआरएम है, बहुत सारी कंपनीज इसे इस्तेमाल करती हैं जहाँ पे वो अपना पूरा क्लाइंट का या कस्टमर्स का डेटा उनका पूरा होता है, उनके बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। बहुत कुछ यहाँ पे किया जा सकता है, पर जो सबसे कॉमन तरीके हैं वो है एक्सेल की वर्कबुक, टेक्स्ट या सीएसवी फाइल, एक्सएमएल फाइल, जेसन फाइल, पीडीएफ, पार्केट, और इस तरह के बहुत सारे एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस, माई एसक्यूएल डेटाबेस, पोस्टग्रे एसक्यूएल डेटाबेस। और हम लोग एक एक करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पोस्टग्रे एसक्यूएल के डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो उस चैप्टर में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा अबाउट पोस्टग्रे एसक्यूएल। अब जैसे पोस्टग्रे एसक्यूएल एक तरीके का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और ये पोस्टग्रे एसक्यूएल एक तरीके का सर्वर है, और ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का सर्वर है जहाँ पे आप रिलेशनल डेटाबेसेस बना सकते हैं। जैसे ये हमारा सर्वर है, इस सर्वर में आप डेटाबेस बना सकते हैं, और आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने एक सुपर स्टोर डेटाबेस बनाया हुआ है, और इस सुपर स्टोर डेटाबेस में पब्लिक स्कीमा होगा जिसके अंदर आप टेबल्स बना सकते हैं। जैसे ये टेबल्स हैं जिसमें आपके कैटेगरीज टेबल है, प्रोडक्ट्स टेबल है एंड सो ऑन। सो अब जैसे कैटेगरीज टेबल है तो इस टेबल में अभी जैसे ये दो कॉलम्स हैं, तो अभी हम लोग जो है इन सब चीज़ों को समझेंगे। जैसे ये पोस्टग्रे एसक्यूएल हो गया, ओके। इसी तरीके से माई एसक्यूएल का डेटाबेस होगा जिसके लिए हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग इसके लिए जैम्प नाम के एक टूल का इस्तेमाल करेंगे। अगेन डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस है, बट जैसे हमने जैम्प को यहाँ पे रन कर दिया तो जैम्प को रन करने के बाद जो है उस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये सब जब चैप्टर बाय चैप्टर हम करेंगे इसका हम डिस्कशन करेंगे। इसी तरीके से एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इसके ऊपर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के जो डेटाबेसेस हैं उसको बना सकते हैं, ठीक है। और जो जो कंपनीज के डेटाबेसेस होते हैं वो सारे यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ से आप उन डेटाबेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम सपोज करो कि स्कूल मैनेजमेंट का डेटाबेस ओपन करते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखें, मे भी मुझे इसको एज अ एडमिन खोलना पड़ेगा। सो जब इसके चैप्टर पे हम लोग आएंगे तो ये पूरा हम लोग आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं। और जो पावर बीआई का मेन पर्पज है वो यही है कि यू कैन कनेक्ट with many types of databases, you can connect with many types of data sources, ठीक है। और ये सारा कुछ हम लोग इस पे करके दिखाएंगे। और
हम लोग पहले छोटे छोटे डेटाबेसेस बना के दिखाएंगे, जैसे अभी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके अपने टेबल्स होंगे। तो एज अ बिगिनर कई बार स्टूडेंट को ये भी नहीं समझ में आता है कि डेटाबेस होता क्या है, टेबल जो मैं बोल रहा हूँ इस टेबल का मतलब क्या है। अब जैसे टेबल हेड मास्टर है, तो इस हेड मास्टर टेबल के कॉलम कौन कौन से, तो ये कॉलम का मतलब क्या है, इसमें जो डेटा है उसका डेटा टाइप क्या है। ओके, सो हम लोग बिल्कुल बेसिक से ये सब शुरू करेंगे। सो आपको ऐसे समझना है, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। मुझे आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल रहेगा। हम कुछ भी यहाँ पे आई कैन से कि कुछ पावर बीआई में कुछ करके तो ज़रूर देखेंगे, मगर पहले हम बेसिक समझेंगे कि पावर बीआई ऐसे टूल की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, सो सबसे पहले क्या होता है जी, सेशन के जो हमारे क्वेश्चन होंगे तो सेशन के एंड में हम लोग अपने पूछ सकते हैं, राइट, या आप बीच में? एंड में बीच में कभी भी पूछ सकते हैं, कोई ठीक। दिक्कत नहीं। ये पूरा सेशन हम स्टूडेंट्स के लिए ही कर रहे हैं, सो यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, ओके। और ऑब्वियसली आज पहला दिन है, आपको छोटे छोटे टास्क आज आपको सिर्फ इंस्टॉल करने का टास्क दिया जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम से हम लोग आगे करेंगे तो आप लोग और अच्छे से समझेंगे उन चीज़ों को। जब मैं और टास्क दूंगा, उस टास्क में जब आप अटकेंगे तो और ज़्यादा क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डे हम लोग पूरा का पूरा सिर्फ सेशंस या डाउट्स के लिए भी रख सकते हैं। ओके, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपने हिसाब से एक सिंपल सी चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि ये हमारा वर्ल्ड है या यूनिवर्स, ठीक है, व्हाटएवर जो भी आप इसको कहना चाहें, हम इसे वर्ल्ड कह देते हैं। ये हमारा वर्ल्ड है, और इस वर्ल्ड में इस समय हर समय हो रहे बहुत सारे इवेंट्स। ओके, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है वो एक इवेंट है, कहीं पे कोई ब्लड डोनेट कर रहा है वो एक इवेंट है, किसी ने अपना ब्लड टेस्ट कराया उसकी रिपोर्ट आई, एक इवेंट है ना। कहीं कोई इलेक्शन जीत गया, इलेक्शन में किसी को कितने वोट मिले, ये एक इवेंट है। और इस तरीके से बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ का एक इवेंट है, हर हर जगह एक इवेंट हो रहा है। और ये इवेंट पास्ट में बहुत हो चुके हैं और अभी करेंटली भी हो रहे हैं, ठीक है। और इन सब इवेंट्स की वजह से, जो इवेंट चाहे पास्ट में हुआ चाहे अभी हो रहा है, इन सब इवेंट्स की वजह से हमारे पास आ रहा है कुछ रॉ डेटा। रॉ डेटा जो जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड बोल सकते हैं, राइट। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, एक जानकारी है, और वो अनस्ट्रक्चर्ड है, उसका कोई रूप नहीं है, और वो है, मौजूद है। ओके, और हम लोग फिर क्या करते हैं, इस जो हमारे ये रॉ डेटा है, हम लोग अब इस रॉ डेटा को सबसे पहले डेटा कलेक्शन करके, ओके, जो भी हमारा डेटा कलेक्शन का काम होगा, मैं बहुत बेसिक सेंस में समझा रहा हूँ, नॉट मे बी द ये सबसे परफेक्ट डेफिनेशन नहीं हो, बट एज अ बिगिनर सबकी समझ में आनी चाहिए। तो हम इस रॉ डेटा का क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे। और डेटा कलेक्शन करने के बाद हम डेटा कलेक्ट क्यों करेंगे, हम डेटा कलेक्ट करेंगे, हमारा कोई गोल होगा, ठीक है। जैसे आपने कहा आपका इंटरेस्ट सेल्स में है, तो अब कंपनी में तो हजारों ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक, पर आपको टास्क दिया गया, आप एक सेल्स मैनेजर हैं, तो आपका काम होगा सेल्स से रिलेटेड सारा डेटा कलेक्ट करना। ओके, आपका टास्क होगा कि हमारे वेबसाइट पे कितने क्लाइंट्स ने आके हिट किया, हमारी वेबसाइट को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कितने लोगों से मिलने गए, उनमें से कितनों का पॉजिटिव रिस्पांस था, कितनों का नेगेटिव रिस्पांस था, हमारे पास इन्वेंट्री में टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं, हर प्रोडक्ट का क्या प्राइस है,
हर प्रोडक्ट के ऊपर क्या डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, या हमारी कंपनी में कौन कौन सी सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज को देने के लिए हमारे पास कितने एक्सपर्ट्स हैं, एंड सो ऑन. सो यू गेट द अंडरस्टैंडिंग कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ही डेटा को कलेक्ट करते हैं. अगर सपोज कीजिए मुझे कोई हेल्थ केयर एनालिसिस करनी है, हेल्थ केयर एनालिसिस करने के लिए हम लोग ब्लड रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं, या किसी के लीवर फंक्शन टेस्ट हुआ उसे एनालाइज करा, किसी का किडनी फंक्शन टेस्ट हुआ उसे एनालाइज करा. अब पता करना है कि किसी की किडनी स्वस्थ है या नहीं है, तो इसके लिए उसके किडनी फंक्शन टेस्ट है. लीवर स्वस्थ है या नहीं है, तो उसमें जैसे इस टाइप के पैरामीटर है, ALT, SGPT, SGOT, बिलिरुबिन, यूरिक एसिड. अब यूरिक एसिड शायद किडनी टेस्ट का पार्ट है, बट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. और इसमें हम लोग हेमोग्लोबिन और इस तरीके के कई पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं. सो एक अगर हमें पता करना है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बीमारी फैली हुई है और हमें उसके कुछ रूट कॉज जाननी है या कुछ करना है, तो एक तरीका है कि कुछ पहले हम लोग ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करें या और तरीके के सैंपल्स कलेक्ट करें, और जो मैथमेटिकल पैरामीटर्स हैं उसके फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करें. राइट. जब हम जानते हैं कि किसी का SGPT, SGOT एक सर्टेन रेंज के ऊपर हो जाता है, तब उनका लीवर फंक्शन सही से नहीं करता, या एक पर्टिकुलर रेंज के नीचे हो जाता है तो नहीं करता. तो इसके लिए डॉक्टर आपको सलाह देता है कि ये तेल वाले आइटम ना खाइए, चिकने आइटम ना खाइए, ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए. सो वो किस बेसिस पे देता है? वो एनालिसिस के बेसिस पे देता है. ऐसे हवा में नहीं बोल देता ना, पहले देखता है कि आपके पैरामीटर्स क्या हैं और आपके पैरामीटर के हिसाब से आपको सलाह देता है. तो जो डेटा कलेक्ट हम करते हैं हर बार, वो डेटा कलेक्ट करने का कोई ना कोई कारण होता है. हम किसी ना किसी चीज को एनालाइज करते हैं. जैसे एक मार्केटिंग कंपनी क्या क्या डेटा कलेक्ट करती है. अगर मान लीजिए मुझे मार्केटिंग करनी है और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किसी को सेल करना है, तो मैं क्या डेटा कलेक्ट करूंगा कि मेरा जो बिजनेस है उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है. अब सिर्फ इतना बोल देने से कि टारगेट ऑडियंस क्या है हमारा काम नहीं हो जाएगा. तो हमें इस टारगेट ऑडियंस के पैरामीटर्स को डिफाइन करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना पड़ेगा. प्रॉपर्टीज जैसे मेरी ऑडियंस का एज ग्रुप क्या क्या है, ठीक है, मेरी ऑडियंस के कौन से जेंडर के लोग मेरे ऑडियंस में आते हैं. जैसे सपोज करो कि कोई नेल पॉलिश का एड है, नेल पॉलिश हमारा प्रोडक्ट है. सो नेल पॉलिश को हमें पता है मैक्सिमम फीमेल यूज करने वाली, तो इसलिए हम अपने एडवर्टीजमेंट्स में ज्यादातर चाहेंगे कि हमारा विज्ञापन फीमेल देखें. ठीक है. इसी तरीके से अगर सपोज कीजिए कोई क्रिकेट बैटिंग या क्रिकेट में टीम बना के पैसा कमाने वाली ऐप है, उसका ऐड करना है, तो आप देखेंगे जब क्रिकेट मैच आ रहा होता है तभी सबसे ज्यादा वो ऐड आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो लोगों की हॉबी या इंटरेस्ट क्रिकेट है उन्हीं को वो ऐड सबसे ज्यादा उनके लिए ही टारगेटेड. ओके. इसके अलावा लैंग्वेज एक पैरामीटर है कि हमारी ऑडियंस हिंदी बोलती है कि इंग्लिश बोलती है. अगर हमारी मैक्सिमम ऑडियंस सिर्फ हिंदी ही बोलती है तो हम अपने विज्ञापन की भाषा को भी हिंदी रखेंगे. अगर हमारी ऑडियंस तमिल बोलती है, लेट्स से कि हमें उस पर्टिकुलर रीजन में अपने विज्ञापन चलाना है, तो हम अपने ऐड में तमिल भाषा का इस्तेमाल करेंगे, या स्पेनिश है तो एंड सो ऑन. सो हमारी टारगेट ऑडियंस किस तरीके की है उसके हिसाब से हम एक बायर पर्सोना तैयार करते हैं और फिर उन्हीं लोगों को ऐड दिखाते हैं, पर उसके लिए भी हम एनालिसिस करते हैं. राइट. सो ये एक छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स हैं कि जब कभी भी हमें कुछ एनालिसिस करनी है, तो वो एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा. डेटा तो वर्ल्ड में है ही, बट हमें उसको डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा. और डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोग सर्वे करते हैं. आपने देखा होगा आपके घर पे, या अक्सर आप किसी मॉल में टहल लें और वहाँ पे कोई आपको मिल जाता है कि सर 2 मिनट लूँगा, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ. ऐसी आजकल बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं
जो आप लोगों से सर्वे करती हैं और कई बार आपको कुछ गिफ्ट भी देती है, राइट। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो पब्लिक ओपिनियन को जानने के लिए उसमें पैसा देती हैं। तो सर्वे करके सबसे ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे एक नाम मैं जानता हूँ एसी नीलसन है, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सर्वे करती हैं और सर्वे करके किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सबसे पहले जानकारी इकट्ठा करती हैं। सरकार को भी जब किसी समस्या को सॉल्व करना होता है तो सरकार सबसे पहले उस समस्या के लिए सर्वे कराती है, लोगों की ओपिनियन जानती है, लोगों की तकलीफ जानती है, ताकि उसका फिर वो निवारण कर सके। तो सर्वे एक सबसे बेहतरीन तरीका है जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? राइट। सो सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इंटरव्यूज भी होते हैं। लेट्स से कि हम किसी पर्टिकुलर केस या किसी पर्टिकुलर पर्सन या समथिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो इंटरव्यू करके, जैसे सर्वे की तरह ही इंटरव्यू भी एक पर्सनलाइज्ड क्वेश्चनएयर फॉर्मेट में होता है। अब आपकी परफॉर्मेंस जाननी है, आप हमारी जॉब के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आप हमारी जॉब के लिए परफेक्ट फिट हैं या नहीं, कैसे पता करेंगे? इंटरव्यू करेंगे, फिर आपके आंसर्स को किसी पैरामीटर के साथ मैच करेंगे और तभी आपको जवाब देंगे, राइट। तो सर्वे करना, इंटरव्यू करना, जीडी करना, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह भी इसका एक पार्ट होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारा एक टेक्निक होती है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग के थ्रू भी बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। और इसके साथ में रिसर्च भी होती है, बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च होती है जिसमें रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं विद डेटा के साथ। सो इस तरीके एंड एटसेट्रा, बहुत सारे इस तरीके की टेक्निक्स है जो आपने आज तक नोटिस किए होंगे। और जो है ये सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए। इज इट ओके फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। राइट। सो चाहे सेल्स हो, चाहे ऑपरेशंस हो, चाहे मार्केटिंग हो, ये डिपार्टमेंट्स होती हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं कंपनी के अंदर, और सबका अपना अपना डेटा होता है। जैसे मार्केटिंग का डेटा ज़्यादातर कस्टमर किस तरीके से हमारे कंपनी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या करेगा, मार्केटिंग का डेटा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसी तरीके से सेल्स के लिए डेटा ये इम्पोर्टेंट होता है कि किन लोगों ने पास्ट में हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे, कितने लोग अभी हमको कनेक्ट कर रहे हैं, कितनी लीड आई, कितने हमारे क्लाइंट से हमें मिलने जाना है, हमें अपने मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजना है, कब भेजना है, कितने बजे भेजना है, कौन गया, कौन नहीं गया, कौन सो गया फ़ोन बंद करके, ये सारा डेटा भी वो मॉनिटर करते हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ऑपरेशंस को भी अपने सारे काम, उनको नए प्रोडक्ट बनाना है, नए प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करनी है, कम्पिटिटिव रिसर्च करनी है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई टूल है नया डेवलप करना है, उसके लिए जानना है कि लोगों की तकलीफ क्या है, हम ऐसा क्या टूल बनाए कि जिससे लोगों की तकलीफ दूर हो जाए। सो इस टाइप के सब चीज़ें हैं जिसमें कम्पिटिटिव रिसर्च और आपके स्वॉट एनालिसिस और इस तरीके के बहुत सारे मैनेजमेंट एनालिसिस होते हैं जहाँ सबसे डेटा आता है। सो आई गेस मैंने अपना पॉइंट क्लियर किया सबको, और हम लोग आगे ऑब्वियसली बहुत सारे तरीके के डेटा देखेंगे। तो उसी तरीके का एक डेटा ये है, ओके। एक कंपनी है, जो कंपनी यूएस में अपना सामान बेचती है, और जो वो सामान बेचती है वो ये है, ये उसके प्रोडक्ट हैं। जैसे वो बुक केस बेचती है, बुक्स बेचती है, ये कोई नोवेल है, मिटेल आईपी फोन बेच रही है। तो ये एक ट्रेडिंग कंपनी है, बड़ा सा ट्रेडिंग स्टोर है कोई, और वो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बेचती है। तो वो जिन तरीके के प्रोडक्ट बेचते हैं, सबसे पहले उसने अपने प्रोडक्ट की कुछ कैटेगरीज रखी होंगी ना, तो हमने एक कॉलम बना लिया कि भैया कौन कौन सी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट को बेचते हैं। उसी तरीके से हमने सब कैटेगरी बना ली कि आपके कैटेगरी में भी कौन कौन सी सब कैटेगरीज हैं। फिर हमने हर प्रोडक्ट को एक यूनिक आईडी दे दी। हो सकता है कि दो प्रोडक्ट के नाम बड़े सिमिलर से हों, पर अगर उनको एक यूनिक आईडी दे दो तो क्या होता है कि उनके नाम बदल जाते हैं। जैसे आपका पैन नंबर
और हमारे जितने भी अभी स्टूडेंट्स सब कनेक्टेड है, सबका पैन नंबर अलग अलग है, राइट। तो एक यूनिक आईडी है, इसी तरह आधार कार्ड नंबर है, ये सब यूनिक आईडी है। तो उसी तरह से हर बार जब भी हम किसी कंपनी में या कहीं पे भी बात करते हैं तो अपने प्रोडक्ट की जो जानकारी है उसमें यूनिक आईडी दे देते हैं प्रोडक्ट को। और उसी तरीके से हम लोग ऑर्डर को भी यूनिक आईडी दे देते हैं। हमने ऑर्डर को यूनिक आईडी दे दी जिससे हम हर ऑर्डर को भी पहचान पाए कि ये ऑर्डर किस कस्टमर का था। और उसी तरीके से हर कस्टमर को भी हमने यूनिक आईडी दे दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है जिसके थ्रू इस तरीके से आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये डेटा कलेक्ट कैसे हुआ? एक ऑर्डर आया, किसी ने यहाँ पे नोट कर लिया, या फिर इनके पास कोई ईआरपी रही होगी। ईआरपी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। आपने देखा होगा जब आप किसी कंपनी में जाते हैं कोई सामान खरीदने, एट दैट टाइम पर्सन आपको बिल देता है, तो आपसे बहुत सारी जानकारी लेता है। और जैसे ही वो प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करता है, मैक्सिमम चीज़ें तो वहीं से निकल आती हैं, और बाकी आपके नाम पता वो आपसे पूछ लेता है, और एक रो बन जाती है इस तरीके से। उसी में ऑटोमेटिक डेट आ जाती है, शिपिंग डेट आ जाती है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये डेटा अमेजोन पे मौजूद किसी प्रोडक्ट का है। तो आपको भी पता है जैसे आप अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तुरंत सारी जानकारी आपकी वहाँ चली जाती है कि आपकी कंट्री क्या है, आपका सिटी क्या है, आपका स्टेट क्या है, आपका पोस्टल कोड क्या है, ये सब पूछते हैं वो लोग। और उसी से वो रीजन जान लेते हैं कि आप नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ कौन से रीजन में आप हैं। सो यहाँ पे प्रॉफिट, इस प्रोडक्ट की सेल कितने रुपए की हुई है, डॉलर में एक्चुअली कितने डॉलर्स की हुई, आपने उसके कितने आइटम ऑर्डर किए, उस पे आपको कितने % डिस्काउंट मिला। मान लीजिए आपने कोई कूपन अप्लाई किया या कुछ भी आपने किया, उसकी वजह से कितना डिस्काउंट मिला और कितना आपको प्रॉफिट हुआ। सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस डेटा? यस सर। ओके, बहुत सिंपल सा है। सो ये एक तरीके का वही डेटा है जो हमें चाहिए, राइट। सो उस रॉ डेटा को, जो रॉ चीज़ थी कि मतलब हमारी कंपनी में सेल हो रही थी, बहुत अच्छी बात है, अगर उसको हमने क्या किया, थ्रू अपने कोई ईआरपी बना के या सीआरएम या बड़े बड़े सॉफ्टवेयर का यूज़ करके या पाइथन या कैसे भी करके हमने उसको, उस डेटा को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। और जब हमने उस डेटा को कलेक्ट कर लिया, तो कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को हम कह देंगे कि भैया ये जो डेटा है ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? कि ये स्ट्रक्चर्ड है, ये ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी इधर उधर ऐसे फर्जी लिखा हो। यहाँ पे सब हमने प्रॉपर देखिए रोज बनाई है, ये सारी रोज हैं हमारी। हमने पहली रो में सारे हेडर्स लिखे हैं, और हर कॉलम एक ऑर्डर की प्रॉपर्टी को बता रहा है। ये किसका डेटा है? ऑर्डर का डेटा है ना। तो हर कॉलम एक ऑर्डर की प्रॉपर्टी को बता रहा है कि उस ऑर्डर का कस्टमर कौन है, उस ऑर्डर का सेगमेंट कौन है, उस ऑर्डर की कंट्री क्या है, एंड सो ऑन। सो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी को कॉलम्स में लिख लेते हैं और फिर उन प्रॉपर्टीज की वैल्यू भर लेते हैं, ठीक है। इसका एक और उदाहरण बताते हैं। जैसे अभी हमारे पास करीब 6-7 स्टूडेंट्स कनेक्टेड, तो मान लीजिए अब ये एक तरीके का डेटा है, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है सबके नाम है, दूसरी प्रॉपर्टी है सबका जेंडर है, तीसरी प्रॉपर्टी है सबकी डेट ऑफ बर्थ होगी, हम एक अंदाजे से एज लिख ले रहे, और फिर सबकी हाइट होगी, सबका वेट होगा। अब हम पूछेंगे नहीं, लेकिन सभी का है, और सबकी एक, और सबका एक जॉब प्रोफाइल होगा, राइट। तो इसको जॉब प्रोफाइल बोलते हैं कि क्या है, सबका एक कुछ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होगा, एंड सो ऑन। सो आप लोग हैं क्या? आप लोग हमारे लिए तो स्टूडेंट हैं, तो ये एक स्टूडेंट नाम की टेबल हो गई। आप समझ रहे हैं इसको? तो ये जो शीट है इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? स्टूडेंट्स।
और फिर हम ऐसे नाम लिखना शुरू करें, जैसे प्रभात है, आयुष है, सपना है, अमित है, और कौन है, मिहिर है, ऐसे। और कोई छूट गया तो अपूर्व। अपूर्व छूट गया, अपूर्व है, ऐसे करके। अब इनके जेंडर लिख देने, जैसे एम, एम, सपना फीमेल हो गई, अमित एम हो गया, एम हो गया, एम हो गया। एज हम लोग ऐसे 25 लिख रहे हैं, तो अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, सब 25 साल की। हाइट कुछ है सबकी, राइट? तो हाइट कैसे लिखेंगे? 178.8, 167.6, ऐसे ही तो हाइट कुछ होती है ना, सेंटीमीटर या उसमें अगर लिखें। ऐसे मैंने कुछ हाइट लिख ली है, कोई बहुत छोटा होगा, उससे फर्क नहीं होगा। और सबका वेट होगा, मान लो 55, 65, और मैं ऐसे एक कुछ बना दे रहा हूँ डेटा फर्जी का। कपूर बहुत भारी हो गया। जॉब प्रोफाइल है, मान लो ये मैनेजर हो गए, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव हो गए, ये मैनेजर हो गए, और ये सीईओ हो गए, और कुछ इस तरीके से। और हम लोग लिख लेते हैं, मान लो एक एग्जीक्यूटिव हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आपकी समझ में आएगा। और एक्सपीरियंस है, मान लो इनको 8 साल का है, इनको 8.7, आपको आपने बताया 12 साल का, एक 14। 14 आपको है, तो आपको लिख लिया, ठीक है। और इसी के फॉर्मेट में मैं कुछ बना दूँ। तो ये क्या है, भले ही फर्जी अरे माइनस माइनस, वो 5.6 हो गया। अब मैं यही कॉपी कर देता हूँ। सो ऐसा कुछ हम लोग का हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग का कोई डेटा तैयार हो गया, ओके। अब इस डेटा में तो ये तो हो गया कि हम अपनी प्रॉब्लम के अनुसार सबसे पहले एक डेटा कलेक्ट, ठीक है, ये हमारा डेटा कलेक्ट हो गया। पर डेटा कलेक्ट करके हमने क्या हासिल किया? हमने हासिल ये किया कि अब हमें अपने कंपनी या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सबकी जानकारी है। हमें अपने स्टूडेंट के पैरामीटर्स पता है, ठीक है। इससे हमें आगे ये भी पता लगेगा कि अगर हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, हमें और स्टूडेंट्स चाहिए, तो हमें किस टाइप के लोगों को मार्केटिंग करना चाहिए, अपने मार्केटिंग के कैंपेन किस टाइप के लोगों तक पहुंचाने चाहिए, ठीक है। और इस सब चीज़ों में एक और चीज़ आई, ये जो कॉलम्स होते हैं, ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि हर एक कॉलम का जो डेटा टाइप है वो अलग है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं? तो जी। एक चीज़ हो गई डेटा। आप क्वेश्चन है इसमें डेटा क्या है, ये पूरा भी एक डेटा है, तो बट इस पूरे को हम एक डेटा टेबल बोल देंगे या डेटा सेट, ओके। क्या है? डेटा सेट है ये भी। और एक ये जो कॉलम है, जैसे नेम है या जेंडर है या एज है, तो ये मेरे स्टूडेंट की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, किसी को ऑब्जेक्टिफाई करना अच्छी बात नहीं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज समझ गया? और जी। ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, नेम, जेंडर, एज, हाइट। हम कह सकते हैं, इस तरीके से भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट एक क्लास है और ये उस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट की नेम प्रॉपर्टी है, ये क्या है? ये एक स्ट्रिंग, क्या बोलेंगे इसे? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो नेचर में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक है। मतलब इसका नेचर है कि ये अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज होती है। अब ये अल्फा न्यूमेरिक क्या बना है? अल्फा न्यूमेरिक दो शब्दों से मिलकर बना है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक, ऐसे याद कर सकते, ठीक है। तो आप सभी अपने पैन नंबर को इमेजिन कीजिए दिमाग में। तो पैन नंबर कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ। अब मैंने कुछ लिख दिया, बट पैन नंबर में क्या होता है? अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों होते हैं। डू यू अग्री और नॉट? यस सर। सो आपका पैन नंबर क्या है? एक स्ट्रिंग वैल्यू का उदाहरण है, ठीक है।
आपका खुद का नाम एक स्ट्रिंग वैल्यू है, आपका घर का एड्रेस एक स्ट्रिंग वैल्यू। अब घर का एड्रेस क्या होता है, जैसे 7/555 सकावी रगन उंखल। अब ये कोई इमेजिनरी गांव है, तो ये लेकिन ऐसे ही होता है एड्रेस, राइट। तो इसमें आप देखिए कॉमा भी आ गया है, ठीक है, ये ऑब्लिक आया तो स्पेशल कैरेक्टर भी आ गए, न्यूमेरिकल्स भी आ गए, मतलब नंबर्स भी आ गए, और स्ट्रिंग्स भी, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि ये डेटा टाइप क्या है, ये है हमारा स्ट्रिंग वैल्यू, ओके। अच्छा, एक यहाँ इम्पोर्टेंट बात, इस वाले कॉलम में जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं सब यूनिक है, बताइए हैं कि नहीं है? यस सर, राइट, नाम सबके अलग अलग हैं। सबके अलग अलग है, ठीक है। नाम सबके अलग अलग नहीं भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकते हैं जैसे बस है नाम कॉमन, मेरा ही नाम कॉमन है, अंकित, अमित, ये सब बड़े कॉमन नाम। सो हम लोग फिर क्या कर सकते हैं कि फिर हम लोग यहाँ पे एक इंसर्ट कर सकते हैं कॉलम, और यहाँ पे आईडी लिख सकते हैं, राइट, और सबको ऐसे आईडी दे सकते हैं। डू यू एग्री और नॉट? तो आईडी कभी भी कॉमन नहीं होगी, है ना। तो यही आईडी का रोल है। तो हर बार जब भी कभी आप डेटा सेट देखेंगे, मैक्सिमम केसेस में आप पाएंगे कि एक आईडी जरूर दी गई है, और इसे और स्पेसिफिक बनाने के लिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट आईडी। अब मेरे पास जिस भी सीक्वेंस में स्टूडेंट के एनरोलमेंट होते गए, मैं उस सीक्वेंस में सबको आईडी देता गया, और फिर ये मेरे पास डेटा है इस तरीके के ही। तो आपने देखा होगा इसीलिए कॉलेज वगैरह में आप लोग के रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, राइट। अब प्रभात मिश्रा एक कॉलेज में कई हो सकते, ठीक है, लेकिन वो प्रभात मिश्रा जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर मान लो जो आपका था, वो कई नहीं होंगे, वो एक ही होगा, ठीक है। तो उस तरीके से क्या है कि आप फिर उनके सारे रिकॉर्ड्स उठा पाएंगे कि इन्होंने, इनके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स थे, सेकेंड सेमेस्टर में कितने थे, थर्ड में, राइट, इन्होंने कब कब कितनी कितनी फीस जमा की, इन्होंने कब एडमिशन लिया, इन्हें कब टीसी इशू हुई, इन्हें कब डिग्री मिली, ये सारा कुछ डिटेल आ जाता है। सो अगर सोचो ये आईडी नहीं रखेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी रिकॉर्ड्स को ढूंढने में। तो इसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिकॉर्ड को ढूंढने के काम में आता है। फिर आते हैं जेंडर पे, ठीक है तो ये भी एक स्ट्रिंग वैल्यू, ओके। पर यहाँ पे आप देखिए इसमें जो वैल्यू है, ठीक है, वो रिपीट हो रही है। आप समझ रहे बात को? सो बहुत सारे ऐसे कॉलम्स भी आने वाले हम लोग के एनालिसिस में, जिसमें चाहे 1,00,000 स्टूडेंट हो, जेंडर में 2 या 3 ही वैल्यूज हों, ओके, 2, 3, 4, मतलब बहुत नॉमिनल, यही तो बोलेंगे, राइट। तो इसको हम लोग नॉमिनल बोल देते हैं या कैटेगोरिकल बोल देते हैं। ये चीज क्लियर है? यस सर। इन वेरिएबल्स के थ्रू एक तरीके का कैटेगरी या क्लासिफिकेशन होना, राइट। हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। इससे फायदा क्या होगा कि जैसा मैंने कहा कि अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो हमारा मार्केटिंग करने का पर्पज ये कि हमारे टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की ऑडियंस में, राइट। आप देखिए फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, लिंक्डइन ले लीजिए, या जीमेल, सभी आपसे आपकी एज और जेंडर और नाम पूछते हैं कि नहीं पूछते? पूछते हैं, राइट। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे आपकी हॉबी और इंटरेस्ट कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है, ठीक है, फेसबुक पे तो एटलीस्ट है। और गूगल आपके सर्च हैबिट्स के थ्रू
आपके कंप्यूटर में जो आप सर्च करते हैं उसके थ्रू आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट जान लेता है कि नहीं। एग्जैक्टली। तो अब आपको जो ऐड दिखाए जाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे, वो आपके अनुसार ही तो दिखाए जाते हैं। अगर सपोज कीजिए आप डेटा एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको यूट्यूब के ऊपर हमेशा डेटा एनालिसिस का कोई कोर्स पढ़ाने आ जाए, ऐड आ जाए। अगर आपने कहीं पे एक कोई शू सर्च कर लिया कि मुझे ये शूज अच्छे लग रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अदर वेबसाइट्स में भी वो शूज का ऐड आपका पीछा कर रहा है, ठीक है ना। उसे रीमार्केटिंग कहते हैं। आ जाते हैं नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम जैसे उस पे सिस्टम पे, इवन आपके इस डेटा के अकॉर्डिंग ही आपको मूवीज और कंटेंट सजेस्ट किया जाता है ना। आप साइंटिफिक, मान लो आप साईफाई में ज्यादा इंटरेस्ट हो, आप ज्यादातर साईफाई सजेस्ट करो तो आप ढूंढोगे 4 बार, तो 5वीं बार वो अपने आप आपको साईफाई मूवीज सजेस्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं आपके सामने, चाहे वो ऐड हो या मूवी रिकमेंडेशन हो या यूट्यूब में वीडियो रिकमेंडेशन हो, ये डेटा एनालिसिस का ही एक एप्लीकेशन। आप समझ, जैसे बोल लो कि क्वेश्चन है हाँ भैया डेटा एनालाइज कर लिया अब क्या, तो उसके ही आगे की ये सब एप्लीकेशंस है ना। एक छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, आप लोग ने अभी देखा ड्राइवरलेस कार्स, ठीक है। तो ड्राइवरलेस कार भी डेटा एनालिसिस की ही एक एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का इस्तेमाल है। उसकी जो पहली स्टेज है वो डेटा कलेक्ट करना है, राइट। पहले तो वो डेटा कलेक्ट करते हैं और काफी ज्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं, काफी चीजों का, और फिर आते, तो उस पर हम लोग आगे आएंगे। बट आपको समझ में आएगा, तो इसीलिए हमें डेटा को बिल्कुल तोड़ के समझने की कोशिश करनी है कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाए। तो हमने डेटा को छोटे छोटे वेरिएबल बना और फिर उसमें कलेक्ट करना है, और ये सारे पैरामीटर जो है इनको हम मैथमेटिकली इंकोड कर सकते हैं। जैसे मान लो हम कह दें कि मेल 0 है, फीमेल 1 है, ऐसा बोल सकते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा। आगे हम वो भी समझेंगे। फिर इसमें जैसे एज है, एज खुद ही में न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अभी मान लो आपको मैं 35 लिख देता हूँ या अलग अलग लिख देता हूँ, तो मैंने कुछ लिख दिया था और कुछ भी इस तरह से लिख देता हूँ, और तो अभी क्या है, हमें दिखेगा कि भाई एज भी है, ठीक है। तो एज में एक एज ग्रुप बन जाए, ठीक है। जैसे मिहिर, सपना और आयुष एक ग्रुप के होंगे, नहीं। अभी अमित और प्रभात को हम कहेंगे ये एक एज ग्रुप के, ये भी लगभग उसी में आएंगे। तो जो भी ऐसा है तो एज ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह से जेंडर का भी एक ग्रुप बनना है। सो एज एक ऐसा न्यूमेरिकल वेरिएबल है जिसके थ्रू हम लोग एज ग्रुप्स बना सकते हैं, और उस एज ग्रुप में आने वाले लोगों को टारगेट किया जाता है। टारगेट इन द सेंस कि उनको कोई रिकमेंडेशन या उनको कोई एड या समथिंग दिखाया जाता है, और इसके थ्रू बहुत सारी एनालिसिस होती है। तो ये है इसमें क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि जेंडर है मेल, अब ये तो ऐसा नॉमिनल वैल्यू है जो कि सेम है, सिमिलर है। तो आपने बोला कि जैसे मेल को मैं 1 2 दे सकता हूँ, तो एज के केस में भी तो है ना, जैसे 25 करके अगर मेरे पास 750 एंट्रीज हैं 25 की, तो वो भी एक सिमिलर हो गई। उस केस में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग? इसमें ग्रुप बन जाते हैं, मैं बता दूं कैसे। एक ग्रुप बनता है 18 से 24, एक बनता है 35 से 34, 25 से 34, एक बनता है 35 से 44, ऐसे, ठीक है। ये ग्रुप्स बनते हैं। अब ये कोई हमने ऐसे रैंडम एक इमेज ओपन कर लिया स्प्राउट सोशन से,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब आपको रिपोर्ट मिलती है फेसबुक के अंदर, तो एक तो मेन एंड वीमेन का वो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं एज का, ठीक है। एक तो इससे पता लग रहा है 67% मेन है, 32% वीमेन है, जो भी जिस चीज़ का भी ये डेटा है। और फिर एज ग्रुप ऐसे बना लिया 18 से 24, 25 से 34, 35 से 44 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जो लोग, ऐसा माना जाता है कि जो इस ग्रुप में फॉल कर रहे हैं उनकी हैबिट्स, उनके जो तरीके वो एक जैसे, ठीक है। इसमें फॉल करे उनके अलग, इसमें फॉल करे अलग एंड सो ऑन। अभी सोचो कि कोई ऐसा है कि नीट है, जेईई है, या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, तो क्या आपको कोई 45 से 54 वाला मिलेगा वहां पे? नहीं ना, बहुत रेयर, पता नहीं मुझे कि है भी नहीं अलाउ। सो बहुत मुश्किल, मैक्सिमम लोग यहाँ के मिलेंगे, ठीक है। पर उसी जगह पे कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे मैक्सिमम 25 से 34 या 35 से 44 के जोन में होंगे, मैक्सिमम इसमें होंगे, ठीक है। थोड़े होंगे 24 वाले में भी, लेकिन कुछ इस टाइप के जो एग्जीक्यूटिव कोर्सेज है नॉन, ठीक है। और भी हैं, जैसे पेंशन प्लान्स के ऐड आते हैं, राइट, या लाइफ इंश्योरेंस के ऐड आते हैं। मुझे लगता है कि कोई 28 से 24 लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं लेते हैं, बट लाइफ इंश्योरेंस और ये पेंशन प्लान्स और इस टाइप की जो चीज़ें आप देखेंगे कि आपको दिखेगा ये, और ये वो सबसे ज़्यादा ग्रुप होगा जो उस चीज़ पे ध्यान देने लगता है एक टाइम पे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सर्विस, ये ऑडियंस डिफर करती है, ठीक है। अभी ये कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें मेन ज़्यादा है, पर अभी इसको आप कोई ऐसा प्रोडक्ट कर दीजिए जिसमें वीमेन का ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। भाई जैसे मैंने कहा कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, तो उसमें आप देखेंगे कि वीमेन का परसेंटेज कहीं ज़्यादा है और मेन का बहुत कम है, ठीक। तो एज, तो आपके पास जो लाखों लाखों डेटा है उसमें एज आप उनकी लिखते हैं, फिर उन लोगों को सेगमेंट करने के लिए, राइट, उनको उनका क्लस्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो टाइप ऑफ ग्राफ आपने देखा, इसे हिस्टोग्राम प्लॉट कहते हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम है ये बार चार्ट ही, मगर ये एक वेरिएबल पे बनाया गया है, ओके, एक वेरिएबल पे बनाया गया है। और बार ग्राफ मोस्टली क्या है, दो वेरिएबल से बनाया जाता है, वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। बार ग्राफ विल बी लाइक व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ जेंडर, एवरेज एज ऑफ जेंडर, तो मेल का एक एवरेज होगा, फीमेल का एक एवरेज होगा, ठीक। तो हम लोग ग्राफ्स पे आएंगे बहुत सारे बनाने। इसी तरह वेट है। अब यहाँ पे मैं एक चीज बस बोलना चाहूँ, ये जो डेटा है इसे हम इंटीजर कहते हैं, ओके, क्योंकि ये होल नंबर है, और ये इंटीजर जो होते हैं ये नेगेटिव या पॉजिटिव होल नंबर्स होते हैं, इसमें डेसिमल नहीं होता, ठीक है। और ये जो डेटा है इसे आप डेसिमल या फ्लोट भी कहते हैं, ओके। क्योंकि इसमें हमारा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, एक डेसिमल पॉइंट है, और ये इसीलिए इसको डेसिमल नंबर कहा जाता है, ठीक है। वेट अगेन एक इंटीजर हो गया। अब ये जॉब प्रोफाइल जो है, ये जॉब प्रोफाइल भी एक तरीके का डेटा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक तरीके का कैटेगोरिकल डेटा है। सबसे पहले तो ये स्ट्रिंग है, और ये कैटेगोरिकल भी है ना, कैटेगरी है यहाँ पर ये जैसे इसको हम ऑर्डिनल भी बोल सकते हैं, ये होता नॉमिनल जैसा ही है, मगर इसमें एक ऑर्डर होता है। डू यू ऑल अग्री कि इसमें एक ऑर्डर भी छिपा हुआ है? कैसे सर? नॉट गेटिंग। जैसे एग्जीक्यूटिव सबसे कम एक्सपीरियंस, मैनेजर उससे ऊपर, और सीईओ ऐसे मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस। जैसे जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो अब जैसे इसमें एक और डेटा मैं लिख देता हूँ क्वालिफिकेशन, ठीक है।
जैसे आपने कहा मैंने मास्टर्स किया है, पीजी। आयुष ने कहा मैंने यूजी किया है, सपना ने पीजी किया है, एमटेक, आपने यूजी किया, बीटेक, आपने भी कोई क्या। सर सर स्क्रीन आपकी फ्रीज हो गई है, स्क्रीन फ्रीज हो गई है। एक सेकंड। और मान लीजिए मैं अपूर्व को लिख देता हूँ इंटरमीडिएट, नॉट नेसेसरली कि ये है, बट ऐसा। तो अब ऐसे में भी तो एक ऑर्डर है, आप देखिए इस पे देखिए क्वालिफिकेशन। जैसे क्वालिफिकेशन होता है ना किसी का कि आपके पास क्वालिफिकेशन, तो जब हम पास लोग आएंगे उनका डेटा आएगा तो हमें दिखेगा कि उसमें कोई ना कोई ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम 0 1 डिसाइड करने में दिक्कत होगी ना कि हम किसे 0 कहें किसे 1, बट ऐसे केस में हम 0 1 आसानी से डिसाइड कर सकते, राइट। और ये जो जेंडर वगैरह के केस है इसमें हम लोग एक डमी वेरिएबल बनाते, एक हम ऐसे लिख देते इज फीमेल। अब इस फीमेल में अगर 0 है तो वो यानी मेल है, और नहीं है तो इसका मतलब कि वो 1 है तो फीमेल है। आगे करेंगे तब ये सब समझ में आएगा, ठीक है। यहां तक कुछ आपकी समझ में आती है बात, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे सर मुझे तो क्लियर हो गया। हैं, ठीक है। मैंने एक छोटी सी पीपीटी भी बनाई है जहाँ पे मैंने डेफिनेशन ऑफ डेटा लिखी है, मैं भेज भी दूंगा आपको, ठीक है, लिखा है। और मैंने वही सब लिखा है जो मैंने बेसिकली उठाया कि डेटा कलेक्शन के हम लोगों ने जनरल मेथड्स डिस्कस किए थे, और आज की डेट में आपको पता है कि बहुत सारे डिजिटल मेथड भी हैं, राइट। आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, आपका बहुत सारा डेटा वहाँ चला जाता है, ठीक है। आप अपनी मोबाइल डिवाइस पे कुछ ऐप डाउनलोड करते हैं या वट एवर, किसी से चैट करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो भी आपका बहुत सारा डेटा वेबसाइट्स में स्टोर हो जाता है। आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी वेबसाइट पे कोई इंटरेक्शन करते हैं, सपोज कीजिए आपने कोई फॉर्म भरा, जैसे बहुत सारी वेबसाइट में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, राइट। जैसे naukri.com है या लिंक्डइन है, इन सब पे आपकी बहुत सारी डिटेल पूछी जाती है, इवन फेसबुक पे भी। तो इस सब से भी तो डेटा कलेक्ट हो रहा है, राइट। ये तो डिजिटल मेथड्स हैं, इनके थ्रू डेटा कलेक्ट हो रहा है। और इसका मेन पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि अगेन अपने ऑडियंस को जानना, ठीक है। अब आप इसके बाद आपके पास इसका डिसाइड होगा कि आपके लिए बेस्ट कौन से प्रोडक्ट और कौन सी सर्विसेज आपके लिए बेस्ट है, और फिर आपको उनके एड्स दिखाए जाए, ठीक है। और उसी लिए ही ये पूरा गेम होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस से भी कई बार होता है, नॉट जस्ट ओनली कि इसीलिए, बट जितना ज़्यादा मॉडल के पास डेटा आएगा, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट बनेगा और उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से वो आंसर करेगा, ठीक है। तो अब जैसे जो चैट जीपीटी या जैसे जो आपके मॉडल्स हैं जो एलएलएम के अंदर आते हैं, उसमें क्या है कि उन्होंने बहुत डेटा कलेक्ट किया, राइट। उन्होंने नॉट जस्ट कि किसी यूजर का डेटा, बट उन्होंने इन जनरल बहुत सारा डेटा कलेक्ट, और उसमें प्रोग्रामिंग का डेटा है, जनरल नॉलेज है, पास्ट इवेंट्स, बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने कलेक्ट। उन्होंने जाने कैसे कैसे रिसोर्सेज यूज किया उसमें, लोगों के बीच में कई कई चैट को उन्होंने किया होगा, जो भी पब्लिक चैट्स हैं जैसे फोरम्स वगैरह में, और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारा डेटा करा, और फिर आज की डेट में उनका मॉडल ऐसा बने कि वो कोई भी आंसर दे पाए, ठीक है। तो उस अगेन जैसा आप समझ रहे, कुछ भी जो हम देख रहे हैं जो मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस, वो जा रहे हैं थ्रू डेटा एनालिसिस, ठीक है, या डेटा कलेक्शन के फेस, राइट। ये सब वो फील्ड्स हैं जैसे ट्रांसपोर्ट है, नेचर है, वेदर है, स्टैटिस्टिक्स है, फाइनेंस है। अभी बैंकिंग वगैरह में कितना डेटा है, स्टॉक का कितना डेटा, राइट, सब ग्राफिकल है वो, स्टॉक का डेटा
आपको स्टॉक में एनालाइज करना है तो आपका जो डिसीजन है वो पूरा का पूरा आपके एनालिसिस पे ही डिपेंड करता है, राइट, कि हमें इसमें स्पेंड करना है या नहीं करना है, खरीदना है या नहीं खरीदना। तो वो है साइंटिफिक डेटा। अभी जैसे कोई मेडिसिन है, कोई मेडिसिन बनती है, उसके पीछे कितनी रिसर्च है ना। पहले पहले एनिमल ट्रायल्स होते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, फिर ये फिर वो, और सबके रिजल्ट नापे जाते हैं, फिर वो जाके एक दवाई ववाई बनती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, कोई कंपाउंड बनाना है, ठीक है, इवन पॉलीथीन बैग भी बना, उसके लिए भी रिसर्च हुई होगी कि ये पन्नी है बन गए, ऐसा नहीं कि बन, उसके लिए कितनी रिसर्च हुई होगी कि कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कितना वेट होल्ड कर सकता है ना। और बहुत सारा कल्चरल और रिलीजन बेस्ड डेटा है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या इस टाइप के लोग करते हैं, जिसके थ्रू वो कंक्लूजन्स पे आते हैं, उसके प्रमाण अभी हम लोग ने देखे। सो ये है ज्योग्राफिकल डेटा है। ज्योग्राफिकल डेटा में आप जैसे गूगल मैप है फॉर एग्जाम्पल, गूगल मैप इस कितना बड़ा उदाहरण है कि डेटा एनालिसिस के थ्रू उन्होंने पूरे वर्ल्ड को ही वर्ल्ड के डेटा को ही एक मैप बना दिया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हर लोकेशन का जान, और हर लोकेशन को एक लोकेशन टैग कर दी कि ये हर बिल्डिंग का एक नाम दे दिया है, हर स्ट्रीट का नाम दे दिया, हर मोड़ पे ये उधर है। और उसकी एप्लीकेशंस क्या है कि स्विगी है, जोमेटो है, और कुछ भी देख लो आज की डेट में, या आपको कहीं कहीं जाना है तो आप उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हो। आप डालते हो कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो आपको कैलकुलेट करके बता देता कि कितने घंटे लगेंगे और कितने आपको टर्न लेने पड़ेंगे या नॉट, राइट। सो ये सब उसके एंड रिजल्ट्स हैं, राइट। और जो पावर बीआई में हम करेंगे वो ये है कि हम जो प्राइमरी स्टेज की जो एनालिसिस है, अब जैसे इसका नाम पावर बीआई है, राइट, तो ये ज़्यादातर क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस का टूल है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि इस पे हम और एनालिसिस नहीं कर सकते। अगेन हर टूल को आप किस तरीके से यूज़ करते हैं वो है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस में क्या है, मैक्सिमम एनालिसिस पे जाके ही हम लोग वहाँ डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसमें रहेंगी। और जैसा मैंने आपको बताया, किसी भी डेटा सेट में डेटा दो तरीके का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा जैसे हम लोग ने यहाँ पे ही देखा अपने एग्जाम्पल में, जैसे नाम है, जेंडर है, जॉब प्रोफाइल है, जो क्वालिटी बता, और जिसको हम मैथमेटिकल मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव डेटा है। ये क्लियर है? Yes, sir. जैसे जो नंबर्स और स्टैट्स हैं वो सारे आपके यहाँ पे उदाहरण भी दिए गए, जैसे किसी का नाम है, किसी ऑब्जेक्ट की स्मेल है, किसी के पर्सन के एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब क्वालिटी में आता है। और बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे किसी के मार्क्स आए, किसी ऑब्जेक्ट का मास हो गया, सैलरी हो गई, ये सब इसका पार्ट है, ओके। और फिर हमने ये देखा कि जो क्वांटिटेटिव डेटा है, अभी उसमें भी आता है, तो क्वांटिटेटिव डेटा भी दो टाइप का होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव में भी हमने देखा नॉमिनल, ऑर्डिनल, और क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। जो कुछ भी आज हम लोग क्विकली कर रहे हैं, हम लोग इसको आगे और भी पढ़ेंगे। तो जो कंटिन्यूअस होता है वो कैसे पहचानेंगे, ज़्यादातर एक तो उसमें डेसिमल लगे होंगे, ठीक है, और वो डेटा आप बिना किसी फिजिकल यूनिट या किसी यूनिट के बिना उसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए ये सभी हमारे कॉन्टिन्यूअस डेटा है, क्योंकि अब जैसे हाइट है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि इसका स्केल क्या है। अब ये 178 लिखा है, ये क्या 178 सेंटीमीटर है, इंच है, वॉट, राइट। तो जिस चीज का भी एक स्केल है, राइट, वो स्केल पे आएगा, वो क्या है, वो एक तरीके का कंटिन्यूअस डेटा है, ठीक है। अब जैसे एक हमने अभी ये डेटा सेट भी लिया, इसमें देखिए सेल्स है, कंटिन्यूअस डेटा है, ओके। प्रॉफिट है, कंटिन्यूअस डेटा है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, एक स्केल है इसका, राइट।
क्योंकि ये डॉलर्स में, पर सर देखो आपकी स्क्रीन बिलीव फिर से फ्रीज हो गई है। एक ये टाइप्स ऑफ सो हम लोग कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे ये आप क्वांटिटी देख रहे हैं, राइट? तो क्वांटिटी में आप देख रहे हैं, कोई अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, राइट, तो उसके या तो 2 यूनिट, 3 यूनिट, 1 यूनिट ऐसे ही ऑर्डर कर सकता है ना। आप समझ रहे? कभी वो आपने ऐसे कि उसकी 1.5 यूनिट ऑर्डर की, जैसे, या मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कितने फोन हैं, या आपके घर में कितने सदस्य हैं, या आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसमें कितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है? सो जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे, जैसे 5 किड्स, 96 वर्कर्स, 3 लैपटॉप्स, राइट? यहाँ पे कोई ऐसे यूनिट नहीं होते, यहाँ पे क्वांटिटी ही यूनिट, राइट? जैसे जो भी मैंने आपसे पूछा, जैसे कितने बच्चे, आपने कहते हैं ऐसा नहीं होगा कि 96.8 वर्कर्स, ऐसा हम नहीं बोल सकते, राइट? सो यस जैसे अब हमने यहाँ पे ऐसे गूगल पे सर्च कर लिया एग्जांपल्स ऑफ डिस्क्रीट डेटा, ओके? अब इन्होंने भी देखे लगा नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, या फिर टिकट सेल, द नंबर ऑफ टिकट सेल्स ऑन वन डे इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डेटा। अब मान लीजिए कि कोई स्टेडियम है, या आईपीएल की हम बात करते हैं, आईपीएल में जितने लोग मैच देखने आए, मान लेते हैं एक सीजन में 60 मैचेस होते हैं, 55 से 60 मैचेस होते हैं, तो हर एक मैच में लोग आते हैं, राइट, नंबर ऑफ पीपल, तो वो हमेशा ही एक डिस्क्रीट वैल्यू होगी। आप कभी ऐसा कह सकते हैं कि 55,000.5 लोग आए, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि एक आदमी अगर आधा आ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बाकी कहाँ गए। आप जैसे फ्लिपकार्ट खोलिए, ठीक है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मैं रियल टाइम एग्जाम्पल दिखा, मान लो कैमरा वैमरा उठा लेते हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा है 719 रेटिंग्स एंड 94 रिव्यूज। अब ये डेटा हम लोगों की मदद करेगा जानने में कि कौन सा कैमरा अच्छा है। भाई जिसकी ज्यादा रेटिंग, ज्यादा रिव्यू होंगे, वही तो अच्छा है, ठीक है? तो जो रेटिंग की वैल्यू है 4.5, ये एक कंटिन्यूअस वैल्यू है, ये यहाँ पे ऐसा आ रहा है। या इवन इसको कई बार आप क्लासिफिकेशन में भी ला सकते हैं कि एक है, बट ये जो वैल्यूज हैं ये कभी भी ऐसे नहीं होगी कि 819.5 रेटिंग मिली है या 91.2 रिव्यूज, ठीक है? तो ये हमेशा ही एक होल नंबर होता है, और ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसी जगह पे प्राइस जो है आपका, वो एक कंटिन्यूअस वैल्यू है, राइट? प्राइस में अगर आप जीएसटी वीएसटी मिला दो तो हमेशा ठंडी चवन्नी कुछ जुड़ जाती है ना? जैसे एम्प्लॉय हायर डेट्स, सेल्स इन 1 ईयर, मतलब कितनी सेल हुई, कस्टमर सर्विस कॉल कितनी रिसीव हुई, वो सब कंटिन्यूअस है। हाँ, कितना टाइम स्पेंड हुआ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए तो हम लोग इसके थ्रू समझ सकते हैं, और मैंने यहाँ पे जो ये बना है इसमें भी मैंने लिख दिया 5 किड 3 लैपटॉप, ठीक है? तो यहाँ तक हम आज जो है अपने डिस्कशन को रखेंगे, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ से पावर बीआई डाउनलोड सर्च कर लीजिए, और यहाँ पे जो पावर बीआई का फ्री वर्जन है अभी आप स्टडी करने के लिए उसे कर लीजिए, और यहाँ से ये सीधा डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है अगर आपके पास तो वहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? और या एडवांस डाउनलोड ऑप्शंस में आप चले जाइए, और यहाँ पे आप सीधा वर्जन देख लीजिए। जैसे ये जो वर्जन है अभी 2.124.2028.0 ये है, जिसकी पब्लिश डेट भी आप देख लीजिए, और इसमें 2 फाइलें हैं, ठीक है? एक ये pbi desktop setup.exe,
और एक आपकी है x64। तो आप ये वाला कीजिए, आई गेस सबके पास 64 बिट के वर्जन्स हैं, और यहाँ से आप जो है सिस्टम रिक्वायरमेंट वगैरह पढ़ लीजिए और ये कर लीजिए। ये वो बटन है। अब ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, आई गेस आप सबको क्लियर है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसे इंस्टॉल करनी है, राइट? जी। और इंस्टॉल होने के बाद ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपका। अब सपोज कीजिए कि मुझे अपने पहले डेटा सेट से कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा कि जो मेरा डेटा सेट है वो किस वर्जन में सेव है या किस तरीके से सेव है, राइट? तो जो हम लोग यही सारे स्ट्रक्चर डेटा के फॉर्मेट्स है, जैसे हमने अभी बात की थोड़ी देर पहले कि जब हमारा स्ट्रक्चर डेटा आ जाएगा, स्ट्रक्चर डेटा के ये सारे फॉर्मेट्स हैं। तो इसको मैं पावर BI Day 1 नाम से सेव कर देता हूँ, इसके आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो इसमें आपके एक्सेल, CSV, SQL, और आप पूछ रहे थे ना, तो PostgreSQL, MySQL, ये सब इसी के तरीके हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है। और अब यहाँ से जैसे एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर लेते हैं और डाउनलोड्स में जाते हैं, तो ये बहुत सारे हम लोग के डेटा है, और हमारे पास जैसे C में डेटा सेट्स में ये डेटा सेट है। तो यहाँ पे ये इस्टेब्लिश कर रहा है कनेक्शन, और इसके बाद ये एक विंडो पे आएगा जहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आएगा लोड करने का या ट्रांसफॉर्म करने का। अब ये जो सैम्पल सुपरस्टोर एक्सेल फाइल है, एक मिनट अभी भी लोड ही कर रहा हूँ, पॉज कर देता हूँ। तो अगर हमारी एक्सेल फाइल है, तो मैं एक्सेल फाइल में जितनी भी यहाँ पे शीट्स होती है ना, तो ये सारी शीट्स यहाँ पे रीड कर रहा है। तो इसमें से जो जो शीट आपको चाहिए, जैसे मुझे ऑर्डर चाहिए और पीपल चाहिए और रिटर्न चाहिए, अभी मैं समझाऊंगा आगे चलूंगा, ये आपको इतना नहीं कुछ सोचना है। तो जो भी ये शीट है वो हम लोग सारी जो है यहाँ पे पकड़ लेंगे, ठीक है? और इससे जो है वो प्रीव्यू करेगा, और प्रीव्यू करने के बाद यहाँ से सीधे हम लोड कर सकते हैं। अब जैसे ये प्रीव्यू हो गया, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी सबको, यहाँ पे आप देख रहे हैं रो ID, ऑर्डर ID ऐसा आ रहा है, दिख रहा है? यानी कि ये सही से रीड हो गया है, ठीक है? कभी कभी ऐसा होगा, देखो मैं दिखाता हूँ, रिटर्न में देखते हैं, तो देखो ऊपर कॉलम 1 कॉलम 2 आ रहा है, और पहला कॉलम वो पढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है? तो इस केस में हमें पहले कॉलम को एज अ हेडर बनाना पड़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में मिलेंगी, और हम लोग ये छोटे छोटे डेटा क्लीनिंग या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स है ना, और इस यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स कर दिया, तब सही हो गया। देखा? सर एक बार दिखाइए क्या किया आपने? मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दिया है, ठीक है? ये मैं बताऊंगा, इस पे टेंशन नहीं लेना कुछ, ठीक है? ये सारे में चैप्टर्स होंगे ना कि कैसे क्या क्या हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमेशा लेके आएंगे, और इसको फिर क्लोज एंड अप्लाई कर देना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका वो डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा, ओके? अब और यहाँ पे वो इस तरीके से रिटर्न आ जाएगा। और डेटा चाहिए तो फिर जाइए एक्सेल में, वही हमने किया, और फिर मैं आगे आपको पूरा सिखाऊंगा एक एक करके, अलग अलग तरीके के हम डेटा सेट्स लाएंगे, जिसमें जैसा मैंने यहाँ पे जो आपको दिखाया ना, ये जो डायग्राम दिखाया, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपका जो नॉलेज है वो हर तरीके के डेटा सेट्स पे हो, जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो, ठीक? कि हमने ये भी किया, ये भी किया, एक आइडिया ज़्यादा लगता है इस तरीके से। और अब की बार जैसे हम ऑर्डर्स को लोड कर देते हैं कि हमें पता था ऑर्डर्स है, तो जितने भी टेबल हमारे हैं, देखो अभी नंबर ऑफ रोज रीड कर रहा है, और सर इसके लिए हमें किसी तरीके का कोई अभी मतलब
स्पेस नहीं लेना है ना, ये तो नॉर्मली अपने हमारे सिस्टम में लोकल। हाँ, ये लोकल सिस्टम में सेव हो जाएंगे, जो जो भी हम यहाँ पे डैशबोर्ड्स बनाएंगे अच्छा। वो सब सेव हो जाएंगे यहाँ पे। और पावर भी है कि एक अच्छी बात है कि सीखने के लिए, समझने के लिए, या इवन किसी को आपको अगर प्रेजेंट करना है तो आप एटलीस्ट यहाँ से आप उसको दिखा सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको पब्लिश करना है इसको, देन यू विल नीड एन अकाउंट, तो उस पर भी हम आगे बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये ऑर्डर टेबल आ गया, यहाँ रिटर्न आ गया, ठीक है। और सपोज करिए कि हमको बनाने, अब यहाँ पे हमारे पास हर तरीके के कॉलम है। अब मान लीजिए मुझे स्टेट वाइज सेल्स देखनी, सर आपके आपकी स्क्रीन फिर फ्रीज हो गई। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए ऑर्डर्स और रिटर्न टेबल के आ गए दोनों, ठीक है, ये दो शीट्स। अब मान लो हमें छोटा सा ग्राफ बनाने की, हमें जानना है स्टेट वाइज सेल्स क्या क्या है। ओके, तो हमने जैसे यहाँ से स्टेट को चूज कर लिया और यहाँ से हमने सेल्स को चूज कर लिया, सेल्स जो कि एक नंबर है। और अब आप देखेंगे एक ग्राफ हमारे पास बन के आ गया, जिसमें ये जो बबल हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े बबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट, किस स्टेट में ज़्यादा सेल हुई, राइट। तो सर ये इसने ऑटोमेटिक ले लिया ऑटोमेटिक इसने सोच लिया कि ये वाला ग्राफ बेस्ट लगेगा। पर अब आप जैसे चाहे कि नहीं, ये भैया हटाओ इसको। अब क्योंकि वो जो मैप था वो आपका ये वाला मैप था, पर ये फील्ड मैप है, क्योंकि स्टेट को तो हम फिल करके दिखाएंगे तो ही समझ में आएगा अच्छे से, राइट। सिटी में हम बबल लगा सकते हैं, तो अब हमने ये लिया। अब हमने देखो ये हमसे कह रहा है लोकेशन लेजेंड, ये दो चीजें डाल, ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऐड डेटा फील्ड हेयर, ऐड डेटा फील्ड। तो हम क्या करेंगे कि जो लेजेंड है उसमें हम सेल्स को यहाँ पे ले आएंगे, यानी जो हमारा डेटा पॉइंट है। लीजेंड का क्या मतलब होता है सर इसमें? लेजेंड का मतलब होता है कि कैटेगोरिकल फील्ड टू शो एज अ कलर। अभी देखो दिखा रहे हो, और ये स्टेट आ गया यहाँ पे, तो हर स्टेट को एक तो कलर बना दिया, राइट, और उस कलर में उसका जो है वो लिख दिया क्या क्या सेल, ठीक है। अब जो ये सेल यहाँ पे आई है, तो वो भी आप यहाँ से हटा सकते हैं कि रिमूव कर दिया, मूव कर दिया, ठीक है। और इसको हम लोग और अच्छी तरीके से भी आगे भी समझेंगे कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छा सपोज सर एक कर, क्वेश्चन है, जैसे जैसे यहाँ पे आपने पोस्टल कोड है और प्रॉफिट है, तो एक्सेल की हाँ ओरिजिनल फाइल में हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया नहीं था, वो तो हमने एक नंबर जस्ट लिख दिया था कहीं से कैलकुलेट करके। तो क्या ये ऑटो कैलकुलेट यहाँ पे कर लेगा, जहाँ पे भी नंबर है ये सिग्मा का साइन दिखाएगा या फिर कैसे हाँ, ये? अब देखो वही मैं उस पर भी मैं आ रहा हूँ। जो हम लोगों ने डेटा टाइप जो है यहाँ पे लिखे थे, ठीक है, एक्सेल फाइल में, जी। तो अगर वो एक स्ट्रिंग है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो स्ट्रिंग के आगे आपको कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाई कुछ नहीं मिलेगा, कोई आइकन या समथिंग। पर अगर डेट है या नंबर है, तो डेट के आगे ये सिग्मा या समेशन जो भी बोले इसको, ये मिलेगा। ओके। ओ सॉरी, न्यूमेरिकल के आगे, ठीक है। न्यूमेरिकल। और अगर डेट है, जैसे इसमें आपके ऑर्डर डेट, और ये अब जैसे ऑर्डर डेट को वो ये कह रहा है, पर बाद में इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें अभी आप देख रहे हो कि न्यू मेजर, न्यू कॉलम, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग इन सब के इसके डेटा टाइप्स को बदल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई नंबर है और वो एज अ नंबर नहीं आया, मान लो वो यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग दिख रहा है किसी कारण से। तो टैब्लो में दो चीज़ें, मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम्स, ठीक है। और ये मॉडलिंग टैब में जब आप जाओगे तो यहाँ सब मिलेगा आपको। आप मेजर और कैलकुलेटेड टेबल और कैलकुलेटेड कॉलम्स ये सब बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ इवन पैरामीटर्स भी हैं जिसमें हम न्यू पैरामीटर्स बना सकते हैं। तो जब हम लोग डैक्स क्वेरीज सीखेंगे, यानी डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, ठीक है, तो उसके थ्रू हम ये पूरा ये पढ़ेंगे।
जी। इसी तरीके से ये एक रिलेशनशिप का टेबल है। जैसे अब यहाँ पे जो टैब्स होते हैं, ये हमारा रिपोर्ट व्यू है। रिपोर्ट व्यू में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सेल्स है, तो ये जैसे हमने लेजेंड में डाल दिया सेल्स। और अभी मैंने एक ग्राफ दिखा देता हूँ, तो ये ऐसा हमारा ग्राफ आ गया, ठीक है। तो ये हमारी सेल्स आ रही है और बाय डिफॉल्ट ये सम ऑफ सेल्स है, ठीक है। आगे वो सब भी हम सीखेंगे कि जो और एग्रीगेट मेजर्स उनको किस तरीके से लाए, वो भी समझेंगे। और इसके बाद ये हमारा टेबल व्यू, ओके जी। जहाँ पे हमारे सारे जो हमें देखना है कि टेबल के हमारे जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है। और ये हमारा रिलेशनल व्यू। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये दोनों टेबल आपस में कनेक्टेड नहीं, ओके। बट एक्चुअली में इसकी जो ऑर्डर आईडी है, ठीक है ना, जो इसकी ऑर्डर आईडी है और जो इसकी ऑर्डर आईडी है, ये दोनों आपस में क्या है, रिलेटेड, ओके। तो हम आगे चल के ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से इनके बीच में हम लोग ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश ऐसे, ओके। ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि टेबल ऑर्डर में जो कॉलम है ऑर्डर आईडी, ठीक है, वो टेबल रिटर्न के ऑर्डर आईडी कॉलम के बराबर है और इनमें मैनी टू वन रिलेशन, ऑर्डर में और इसमें, क्योंकि ऑर्डर में वो मैनी है और इसमें ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये 1 to 1 है, 1 to मैनी है, तो वो हमें डेटा को रीड करने के बाद पता लगेगा, ठीक है, क्या है। तो ये सब भी हम आगे सीखेंगे। और ऐसे ही मैंने एक और पूरा वीडियो बनाया है। तो ये एक वीडियो हमने बनाया है जिसमें हमने 11 टेबल्स को ज्वाइन करके दिखाया, ओके। यहाँ पे अलग अलग है, जिसमें ऑर्डर है, शिपर है और कस्टमर है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, तो ऐसा। तो ये लिंक्स भी मैं शेयर कर दूंगा, सो ताकि आप इसको देख सकें। तो ये पूरा हम लोगों का पावर बीआई का यही एक इंट्रोडक्शन था जी। अब आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्लास से इसको आप लोगों को ये जो सैम्पल सुपर स्टोर डेटा सेट है इसके थ्रू आपको धीरे धीरे कुछ चीज़ें सिखाएंगे, जी ठीक है। सो विल कनेक्ट in the next class. All right, sir.